नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्या क्लासेस में। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 1 में अध्याय पहले का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जल। जिसमें हम पढ़ेंगे जल के स्रोत के बारे में, जल के प्रकार, वितरण और संरक्षण। बच्चों, इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने संसाधन की बात की थी, वो भी अध्याय 1 का हिस्सा है। दूसरी वीडियो में हमने मृदा की बात की। ये जो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको 3 नंबर लिखा हुआ, ये तीसरा वीडियो है। ऐसे हर वीडियो के ऊपर एक नंबर लिख कर आएगा, उस नंबर के अनुसार आप पढ़ते जाइए। एक तरफ से सारा सामाजिक विज्ञान को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं जल के बारे में। देखो बच्चों, जल एक मूल्यवान संपदा है। आप और हम सभी जानते हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं जल से। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही जल है, क्योंकि वनस्पति जीव जंतुओं के शरीर में जल का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जल का अंश प्रधान होता है। और मनुष्य के शरीर में 70% जल पाया जाता है। जल के प्रमुख 4 स्रोत हैं। पहला पृष्ठीय जल, दूसरा भौम जल, तीसरा वायुमंडलीय जल, चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठ और भूतल पर जल वर्षा या बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होता है। जो हमको ज़मीन के ऊपर जो जल मिलता है वो या तो वर्षा से मिलेगा या बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होता है। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों और झीलों में एकत्रित हो जाता है। अधिकांशतः ज़्यादातर हिस्सा जल का बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर और महासागर में पहुंचता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। यानी कि भौम जल किसे कहते हैं? जो वर्षा का जल या बर्फ़ पिघलने से जो जल धरातल पर धरती पर आता है और उसको ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है, उसको भौम जल कहते हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सा ज़मीन ने सोख लिया, कुछ हिस्सा हमारा भाप बनकर उड़ गया, वायुमंडल में लौट गया, वापस चला गया, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय जल। देखो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पृष्ठीय जल के बारे में। पृष्ठीय जल यानी कि जो पृष्ठ पर पाया जाता है, ज़मीन की सतह पर पाया जाता है। नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झीलें, तालाब। भारत में नदियों व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का 60% भाग प्रमुख 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो पृष्ठीय जल है उसका 60% हिस्सा इन 3 नदियों से मिलकर बहता है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। यानी कि जो विश्व में जितनी नदियां हैं, 8वां स्थान ब्रह्मपुत्र नदी का है, 8वां 10वां स्थान गंगा नदी का है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं। देखिए नदियों की लंबाई भी यहाँ दे दी है इसमें। अब हम देखें तो सबसे ज़्यादा लंबाई दिखाई दे रही है आपको गंगा नदी की, 2725 किलोमीटर ये लंबाई है गंगा नदी की। गंगा नदी से फिर छोटी नदी कौन सी है लंबाई में? गोदावरी 1465। फिर उससे छोटी नदी है कृष्णा 1400, ठीक है। उससे छोटी नदी है फिर यमुना 1376। फिर उससे छोटी नदी नहीं, ये कृष्णा के बाद है नर्मदा 1382, फिर यमुना 1376। फिर उसके बाद नदी आती है हमारी सिंधु 1134 किलोमीटर। फिर हमारी चिनाव नदी 1180, घाघरा 1080 और पेनार, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप गंगा के बारे में पता रखिए, गंगा के बारे में पता रख लीजिए। गोदावरी, नर्मदा के बारे में ज़रूर पता रखिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में से निकलती है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भौम जल के बारे में। भौम जल वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सूखा हुआ जल धरातल के नीचे अवैध चट्टानों तक पहुंचकर एकत्रित हो जाता है। इसे कुओं, ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। यही भूम जल होता है जो ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है और हम कुओं से उसको बाहर निकालते हैं, ट्यूबवेलों से हम उसको बाहर निकालते हैं, तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग में लिया जाता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है।
कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, क्योंकि वो जो हमारे प्रकृति की संरचना, जो ज़मीन है, पृथ्वी की संरचना है, उसमें चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति का स्वरूप भौमजल के वितरण को प्रभावित करता है। समतल मैदानों भागों में भौमजल की मात्रा अधिक होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि दक्षिणी राज्यों में अवैध चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है, क्योंकि चट्टानें पाई जाती हैं तो हमारा जल क्या होगा, बह जाएगा। ठीक है, इसलिए दक्षिण भारत में भौमजल की कमी पाई जाती है। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय जल। वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। बताया था ना कि कुछ वर्षा होती है तो कुछ जल ज़मीन सोख लेती है, भौमजल हो जाता है, कुछ वापस उड़ जाता है, तो जो उड़ गया वो वायुमंडलीय जल है, अब उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अगला है महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जल के उपयोग क्या है। जल के उपयोग, जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु व सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। जल का सार्वजनिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। एक तो नहरें, नहरों से सिंचाई होती है। दूसरा कुएं से सिंचाई होती है, कुएं और नलकूप से। तीसरा तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जल संसाधन की समस्याएं, कि क्या दिक्कतें हैं और कैसे इनका संरक्षण किया जा सकता है। तो जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता और प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्राय संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर होती है। जैसे ट्यूबवेल से जहाँ जहाँ सिंचाई हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, बिजली पर डिपेंड करेगी। बिजली ज़्यादा है तो ट्यूबवेल हमारे चलेंगे, तो हमको जल संसाधन सिंचाई हमारी हो जाएगी। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। इन्हीं वजह से जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेज़ी से बढ़ती हुई मांग और असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए 3 कदम आवश्यक हैं। एक तो वर्षा जल संग्रहण, उसके प्रवाह को रोकना, यानी कि जो वर्षा हो रही है उस पानी को अपने ही रोकना। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया कि पानी को गड्ढे खोद के आप घर का पानी घर के पास ही गड्ढा खोदिए, उसमें डाल दीजिए, तो वह जल संग्रहण हो जाएगा। ज़मीन वहाँ सोख लेगी, तो हमारे आसपास जो भी नलकूप कुएँ होंगे उनमें पानी का लेवल बना रहेगा। और अपवाह को रोकना, यानी पानी बहने ना पाए। दूसरा है कि छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन। जो नदियाँ हैं उनको इस तरह से पानी को उसमें रखा जाए कि पानी हमेशा बना रहे। तीसरा है जल प्रदूषण, जल को प्रदूषण से बचाना। जल को दूषित नहीं होने देना है। दूषित हो जाएगा तो जल हमारे किसी उपयोग का नहीं रहने वाला है, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जल को प्रदूषण होने से बचाना है। तो दोस्तों ये था आज जल के प्रकार हमने पढ़े। भौमजल पढ़ा, वायुमंडलीय जल पढ़ा, महासागरीय जल पढ़ा। 4 तरह के हमने जल पढ़े, उनके समस्याएं देखी, उनका संरक्षण देखा। अब हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे वन के बारे में, 5वीं वन्य प्राणी के बारे में, और अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद। चलिए आप पढ़ते रहिए और हम आगे की क्लास ऐसे आपके लिए भेजते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को बता दें कि यूट्यूब पर जाएं और खन्ना KHANNACLASSES इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।